हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आई एंड ई एन टी नर्सिंग। आई यानी आँख, ई से मुराद ईयर, एन फॉर नोज एंड टी फॉर थ्रोट। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखेंगे? एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई एंड ई एन टी नर्सिंग, डिस्कस द कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशंस। और क्या है? डिस्कस द diagnostic and medical and surgical management. Apply nursing process including assessment, planning, implementation and evaluation of care provided to the clients with I and ENT nursing. So let's start. Basic mechanisms of hearing mechanics. बेसिक मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग, इसमें क्या पॉइंट्स है देखेंगे। ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर हियरिंग, हमारे जो कान है वो सुनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर कंट्रोलिंग अ सेंस ऑफ पोजीशन एंड बैलेंस, यानी पोजीशन ऑफ बैलेंस किस चीज़ की होगी? यानी वो साउंड्स, वो वेव्स जो हमारे कानों से हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। ठीक है, ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। हर जो कान है वो 3 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपके MCQs भी क्लियर करवाती जाऊंगी। यहाँ पर एक बहुत नॉर्मल सा MCQs है, लेकिन ये आ भी सकता है कि हमारा कान जो है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये क्या है? 3 सेक्शंस आपने याद रखने हैं। आउटर यानी बाहिर वाला हिस्सा, उसके बाद मिडल यानी दरमियानी हिस्सा, और उससे भी अंदर वाली साइड पे यानी इनर साइड पर एक पोर्शन है जिसे कहेंगे इनर साइड। आउटर, मिडल एंड इनर। अगर कोई पूछे तो आपको फिंगर टिप्स पर ये याद होने चाहिए। ये देखें, इस डायग्राम की सूरत में हम देखें आउटर ईयर यानी ये जो हमारा बाहर की तरफ कान है, उसके बाद जो एक रो अंदर जा रही है वो क्या है? मिडल ईयर, और उससे भी अंदर एक स्नेल टाइप ऑर्गन है छोटा सा, उसे क्या कहेंगे? इनर ईयर। बारी बारी हम इन तीनों डिवीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। द आउटर ईयर, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना एंड ईयर लॉब। जो हमारा एक्सटर्नल हिस्सा है यानी बाहर वाला कान है वो किस पर मुश्तमिल है? पिना और ईयर लॉब। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये भी MCQs के लिए आ सकती हैं कि हमारा एक्सटर्नल पार्ट किन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है द आउटर ईयर फंक्शंस टू कलेक्ट साउंड। जो हमारा बाहर वाला कान का हिस्सा है, इसका फंक्शन क्या है कि ये साउंड को कलेक्ट करता है, जिसे जो कि क्या है? एक्यूस्टिक एनर्जी। ये आपने एक MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है, एंड फ्यूनल इट टू द एयर ड्रम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी ये बाहर वाला जो हमारा कान है, बाहर वाला हिस्सा है, ये साउंड को कलेक्ट करता है और किससे सेंड कर देता है? ईयर ड्रम को, जो क्या है? टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। आगे मज़ीद डायग्राम है जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारा ईयर का बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, कलेक्ट्स द साउंड को कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या है? आउटर ईयर एक्सटर्नल पार्ट, जो कि मैंने बताया ये हमारा हिस्सा बाहर वाला। व्हाट वी सी ऑफ पर्सनस हेयर, ईयर लॉब और पिना, जो कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, फिर ये ईयर कैनाल है, बाहर से कलेक्ट हो रही है साउंड और ईयर कैनाल में आ रही है। फिर आगे फर्दर ये जा रही है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि हमने बाहर पढ़ा। और उसके बाद ये स्नेल टाइप जो एक ऑर्गन अंदर छोटा सा है, इसे डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द हियरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ से फिर डायरेक्ट उस हिस्सा में जाता है जहाँ से हम आवाज़ को सुनते हैं। मिडल ईयर, द मिडल ईयर इज़ एन एयर फिल्ड स्पेस। जो हमारा मिडल ईयर है, मिडल ईयर का हिस्सा है, वो किस पर मुश्तमिल है? एयर से भरा है। दैट कॉन्टेन्स 3 टाइनी बोन्स, जो कि 3 छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल है। नॉन एज ऑसिकल्स, ये भी MCQs के लिए आपने याद रखना है। नॉन एज ऑसिकल्स यानी जो हमारे ईयर का मिडल ईयर, हमारे कान का मिडल हिस्सा है वो एयर फिल्ड स्पेस है और किस पर मुश्तमिल है? 3 टाइनी बोन्स। टाइनी से मुराद है कि छोटी हड्डियाँ, जो कि क्या कहलाती हैं? नॉन एज ऑसिकल्स विच ट्रांसमिट साउंड, जो कि साउंड को
आगे भेजती हैं। द बोन्स आर नॉन इंडिविजुअली, इन्हें इंडिविजुअली यानी अलहदा अलहदा क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, उनके शेप्स के मुताबिक। मेलस यानी हैमर, हैमर की शेप का होता है ये। इनकस एनविल एंड स्टेप्स स्टाइरप। स्टूडेंट्स ये जो है ना आपने याद रखनी है, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। अब मेलस और इनकस जो है ना ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब ये जब जुड़ी होती हैं तो इनका फर्दर जो थर्ड पोर्शन पे काम होता है ना वो स्टेप्स पे जाके होता है। ये देखें, मेलस, हैमर, इनकस, जो द मेलस एंड द इनकस आर टाइटली बाउंड टुगेदर, जो कि मैंने पहले भी बताया कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक दूसरे पर मुश्तमिल होती हैं। एंड मूव इन यूनिसन, यूनिसन से मुराद है कि बहुत अच्छे तरीके से एक जान होकर इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली होती हैं। उसके बाद है स्टेप्स स्टाइरप। द मेलस ट्रांसमिट द मोशन ऑफ द वाइब्रेशंस टू द इनकस। अब मेलस जो है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है साउंड को वाइब्रेशंस की सूरत में, किसको, इनकस को। द इनकस इन टर्न ट्रांसमिट्स द साउंड। अब जो इनकस है वो साउंड को ट्रांसमिट करता है वाइब्स में टू द स्टेप्स, स्टेप्स को भेजता है। मैंने कहा था ना ये दोनों मेलस और इनकस आपस में मिली हुई हैं और फिर इनका काम क्या होता है, स्टेप्स तक पहुंचाना है। द स्टेप्स एम्पलीफाइज, स्टेप्स जो है ये साउंड को एम्पलीफाइज करता है एंड ट्रांसफॉर्म्स द साउंड एनर्जी, और इसको साउंड एनर्जी में चेंज करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी से चेंज कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द स्टेप्स एम्पलीफाइज एंड ट्रांसफॉर्म द साउंड, साउंड एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर सकता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, मैकेनिकल भी, मोशन भी, कुछ भी वो लिख सकते हैं। तो आपने याद रखना है साउंड एनर्जी, चेंज साउंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। द यूस्टेकियन ट्यूब, द यूस्टेकियन ट्यूब इज़ अ नैरो ट्यूब। ये जो है एक बहुत छोटी ट्यूब है, नैरो से मुराद होता है सुकड़ी हुई यानी बहुत ज़्यादा छोटी। डेट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द नोज एंड थ्रोट। अब ये जो ट्यूब है ये किससे कनेक्ट होती है, हमारे ईयर से नोज की तरफ, नोज से थ्रोट की तरफ, ठीक है। ड्रॉइंग swallowing and eustachian tube opens up to the airflow, airflow में open होती है into the middle ear में, so that air pressure or either side of the tympanic membrane is the same, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में जो ओपन होती हैं एयर फ्लोज, ठीक है, उनका जो वजन होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे यूस्टैकियन ट्यूब का उन्होंने बाकायदा पिक्चर डायग्राम की सूरत में दिखा दिया। अब इनर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। द इनर ईयर कंसिस्ट टू मेन स्ट्रक्चर्स, दो मेन स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। द कोकिला इन द शेप ऑफ अ स्नेल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कोकिला की शेप क्या होती है, ठीक है। या फिर स्नेल टाइप एक ऑर्गन है, एक चीज़ है, उसे क्या कहेंगे, उसे कोकिला कहेंगे। या कोकिला किस शेप में होता है, स्नेल शेप में, ठीक है। द कोकिला इन द शेप ऑफ स्नेल विच इज़ इन्वॉल्व इन हेयरिंग, जो कि सुनने में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। द राउंड विंडो फेंटिस्ला कोकिला इज़ अ मेम्ब्रेन, राउंड शेप की एक फेंटिस्ला कोकिला होता है जो क्या मेम्ब्रेन है। डेट कनेक्ट्स द कोकिला टू द मिडल ईयर, जो कि मिडल ईयर के हिस्सा से के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इट हेल्प्स डिपेंड द वाइब्रेशंस इन द कोकिला, ये क्या इनर ईयर क्या करता है, वाइब्रेशन को कोकिला तक पहुंचाता है। डैम्पन से मुराद है गीला कर देना, पहुंचाना, ठीक है। मतलब कि किसी चीज़ को इस काबिल बनाना कि वो अंदर जा सके। जैसे हम कोई खाना खाएंगे, पहले हमारी ज़ुबान जो होती है खाने को अच्छे तरीके से चबाती है, फिर वो इस काबिल बनता है कि हम उसे अंदर निकलते हैं, ऐसे। द इनर ईयर, द वेस्टिब्यूलर सिस्टम, जो हमारा वेस्टिब्यूलर सिस्टम है, कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कैक्यूल एंड यूट्रिकल, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड अ सेंस ऑफ पोजिशन। द वेस्टिब्यूलर सिस्टम जो है वो क्या, उसका काम क्या है कि वो बैलेंस करता है और सेंस ऑफ पोजिशन। देखें फ़र्ज़ करें अगर एकदम से कोई डेक है
कोई साउंड हमारे कान में जाता है तो एकदम से हमें घबराहट महसूस होती है, यानी हम चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया, और हम फिर उस साउंड को कम करते हैं। यानी वेस्टिब्यूलर सिस्टम क्या आता है, ये साउंड को एक बैलेंस में रखता है जो कि हमारे कान में जाएगा। फिर ये डायग्राम की सूरत में आप देख सकते हैं, द इनर ईयर, द बोनी लेब्रिथ, द वेस्टिब्यूलर, द कोकिला। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर, साउंड का कान में दाखिल होना। आ साउंड वेव एंटर्स द आउटर ईयर, जो साउंड वेव्स है वो बाहर से अंदर दाखिल होती है, देन गोज थ्रू द यूडेटरी कैनाल, यूडेटरी कैनाल के थ्रू अंदर जाती है, वेयर इट कॉजेज वाइब्रेशन इन द एयर ड्रम, ठीक है, जहाँ पर जाके ये एयर ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा करती है, ठीक है। यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन रहा है, साउंड वेव एंटर्स द आउटर ईयर, साउंड वेव जो है बाहर वाले कान से अंदर में एंटर होगी, देन गोज थ्रू द यूडेटरी कैनाल, किसके थ्रू जाएगी, यूडेटरी कैनाल, वेयर इट कॉजेज वाइब्रेशन इन द एयर ड्रम, अंदर जाके फिर ये एयर ड्रम पर वाइब्रेशन कॉज करेगी। द वाइब्रेशन मेक्स 3 बोन्स इन द मिडल ईयर मूव, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे कान के हिस्सा में 3 छोटी हड्डियाँ हैं जो कि क्या वाइब्रेशन को क्या करेगी, मज़ीद ईयर के अंदर मूव करेंगी। द मूवमेंट कॉजेज वाइब्रेशंस, मूवमेंट जो है वाइब्रेशन कॉज करेगी, डैट मूव थ्रू द फ्लूइड ऑफ द कोकिला, जो कि ये हमारे अंदर बॉडीज़ के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हेयर्स, ठीक है, जो कि एयर को नम करती है, उसे इस काबिल बनाती है कि अंदर जा सके, ठीक है। मूव थ्रू द फ्लूइड ऑफ द कोकिला, एक फ्लूइड के थ्रू मूव करती है जो कि क्या कहलाता है, कोकिला, विच इज़ लोकेटेड इन द इनर ईयर, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है। यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू हम और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इनर ईयर वर्क्स, यानी इनर हमारा जो सेकंड पोर्शन है, इनर ईयर कैसे वर्क करता है, सॉरी थर्ड पोर्शन है इनर ईयर। हाउ अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू द ईयर, साउंड कैसे ट्रैवल करता है ईयर के थ्रू, ये बॉन्स के नाम है, स्टेप्स, इनकस, मिलस, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है पीछे। नंबर 1 पे देखेंगे हेयरिंग बींग्स, सुनना कैसे होता है। व्हेन साउंड वेव्स एंटर द आउटर ईयर, जब साउंड वेव्स हमारे कानों में दाखिल होती है, एंड ट्रैवल टू द मिडल ईयर से सफ़र करती है। नंबर 2 पे साउंड वेव्स कॉज द एयर ड्रम टू वाइब्रेट, साउंड वेव्स जो है वो एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, ठीक है। नंबर 3 पे है 3 टाइनी बोन्स, स्टेप्स, इंकस एंड मिलस इन द मिडल ईयर एम्पलीफाई, यानी साउंड को एम्पलीफाई करती है, दोज वाइब्रेशंस एंड सेंड देम टू इनर ईयर, और ये इनर ईयर को वाइब्रेशंस यानी साउंड को सेंड करती है। नंबर 4 पे वाइब्रेशंस हिट, यानी वाइब्रेशंस हिट होती हैं द स्नेल शेप्ड कोकिला, जो कि स्नेल शेप्ड एक हम कोकिला जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, विच इज़ लाइंड विद सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड है, कॉल्ड हेयर सेल्स। यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ है कि जो विच इज़ सेंसरी रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, हेयर सेल्स, ठीक है। फिर नंबर 5 पे है हेयर सेल्स मूव, हेयर के जो सेल्स है वो मूव करते हैं, किसके लिए, वाइब्रेशन के लिए। हेयर सेल्स मूव एंड वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू साउंड, साउंड की शक्ल में वाइब्रेट करते हैं, ट्रिगरिंग दिस रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंट होते हैं वादे यानी थ्रू द यूडिटरी नर्व टू द ब्रेन, यूडिटरी नर्व के थ्रू ये साउंड जो है हमारे दिमाग तक जाती है, जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, हम किसी भी बात को सुनते हैं, ठीक है। वेयर दे आर इंटरप्रेटेड, यानी जहाँ पे इस बात को समझा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस, ये तो हमने पहले भी कर लिया, सॉरी। इसके बाद स्टूडेंट शुरू हो जाता है हमारा आई। द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ द सेंस, जो आई है ये एक ऑर्गन है सेंस करने के लिए, यानी देखने के लिए। द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी, जो कि एक राउंड यानी ऑर्बिटल कैविटी पर मुश्तमिल है, एंड इट इज़ सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और ये कौन सी ऑप्टिक नर्व के
कौन सी क्रेनियल नर्व है? ये सेकंड क्रेनियल नर्व है। ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, इसे आपने हाईलाइट कर लेना है, यानी सेकंड क्रेनियल नर्व से ये सिस्टम शुरू होता है। स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं, यानी हमारी आई के, इनके नेम्स आपको याद रखना है। वाइट वाला पोर्शन जो है वो स्कैल्ड्रा है, उसके बाद देखें आइरस है, उसके बाद कॉर्निया, प्यूपल, लेंस, कंजक्टिवा, ये सब आपने अपने फिंगर टिप्स पर, यानी हर स्कूल में ये जो डायाफ्राम है ये पाया जाता है, यानी आपके लैब में होगा ये सिस्टम आई का एक, तो आप वहाँ से जाकर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू इन द वॉल्स ऑफ द आई। आई के अंदर जो वो 3 किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आई के लेयर्स जो हैं वो टिश्यूज़ हैं, ठीक है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। द आउटर फाइब्रस लेयर, एक बाहर वाली परत जो क्या क्या कहलाएगी? स्कैल्ड्रा एंड कॉर्निया। उसके बाद है द मिडल वेस्क्यूलर लेयर और यूवियल ट्रैक्ट, यानी मिडल वाली लेयर, क्रोइड, सिलरी बॉडी एंड आइरस, ठीक है। द इनर नर्वस टिश्यू लेयर, रेटिना, ठीक है, जो कि इनर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? रेटिना। ये स्टूडेंट्स आपने खुद ही याद करने हैं ये सारे नेम्स, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स इनसाइड द आईबॉल आर द लेंस, जो आईबॉल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं लेंस, एक्वस फ्लूइड, ये फ्लूइड का नाम भी आपने याद रखना है, एंड वाइट्रस बॉडी। इस डायाफ्राम के थ्रू आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब बारी बारी हम इन सब लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कैल्ड्रा एंड कॉर्निया। द स्कैल्ड्रा और वाइट ऑफ द आई, जो हमारी आई का वाइट पार्ट है, फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू। आउटर मोस्ट यानी बाहर वाला टिश्यू है, ऑफ द पोस्टीरियर यानी बाहर की साइड पे है। जो हमारा बाहर वाइट कलर का एक पोर्शन नज़र आ रहा है उसे क्या कहते हैं? स्कैल्ड्रा। एंड posterior and lateral aspects of the eyeball and it continues entirely with a transparent cornea, और ये अंदर की तरफ मुश्तमिल होता है, जो कि कॉर्निया पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक तो ये लेंस है जो हमें बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी पाया जाते हैं, जिसके लिए एक स्पेसिफिक किस्म की माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो उससे हम देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फर्म फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है, दैट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई, जिसने आई की शेप को मेंटेन किया होता है, एंड गिव्स अटैचमेंट टू द एक्स्ट्रा ओक्यूलर और इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द आई, यानी अंदर वाले जो मसल्स हैं उसके साथ इसने कनेक्ट किया होता है। कॉर्निया, ये देखें जो कि हमने पीछे पढ़ा वाइट किस्म का। कॉर्निया के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। एंटीरियरली द स्कैल्ड्रा कंटिन्यूज एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट, जो एक स्कैल्ड्रा एक क्लियर ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ किस्म का एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन का नाम आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। दैट कॉर्निया, लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया टू रीच द रेटिना। अब जो रियल इमेज है, जो रियल पिक्चर है, रियल तस्वीर है, वो रेटिना पर बनती है, ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए यानी पिक्चर जो लाइट है वो कहाँ से पास होगी? कॉर्निया से पास होगी और रेटिना पे जाके बनेगी, ठीक है। द नेक्स्ट है द कॉर्निया इज कन्वेक्स एंटीरियरली, जो कॉर्निया वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स एंटीरियरली, एंड इज इन्वॉल्व इन फ्रैक्टिंग और बेंडिंग लाइट रेज टू फोकस दैम ऑन टू द रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेज को बनाने के लिए ये फोकस करता है। Choroid. The choroid lines the posterior 5/6 of the inner surface of the sclera. ये posterior 5/6 है inner surface. It is very rich in blood vessels. ये blood vessels से भरी पड़ी है, ठीक है। ये रेड कलर की आय आपको नज़र आ रही है कि क्यों कोरोइड का हिस्सा यानी क्रोइड टिश्यू जो लेयर है ये क्यों ऐसी है? क्योंकि ये ब्लड वेसल से भरी है। एंड इज़ डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर, और इसका सही वाला जो कलर है वो डीप चॉकलेट ब्राउन है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखने हैं। कोरोइड किस क्या है? इज़ आर वेरी रिच इन ब्लड
ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल से भरा है और इसका कलर क्या है, डीप चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपल, जो लाइट है वो प्यूपल के थ्रू हमारी आंख में दाखिल होती है। स्टिमुलेट्स द नर्व एंडिंग्स इन द रेटिना, जो कि पहले भी बताया मैंने कि इमेज रेटिना पे जाके बनती है एंड इज देन अब्जॉर्ब बाय द कोरोइड, और कोरोइड के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाती है। सिलरली बॉडी, द सिलरली बॉडी इज द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरोइड, कोरोइड का एंटीरियर यानी अंदर वाला हिस्सा है, कंसिस्टिंग ऑफ सिलरली मसल्स, मसल्स पे मुश्तमिल है, एंड सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स, और इससे क्या सिक्रेट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, ये भी एक एमसीक्यूज है। इट गिव्स अटैचमेंट टू द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स को अटैचमेंट देते हैं, विच एट इट्स अदर एंड्स इट अटैच टू द कैप्सूल एनक्लोजिंग द लेंस, लेंस जहाँ पर ख़त्म होता है एनक्लोज होता है वहाँ पर ये अटैच होता है। आइरस, द आइरस इज़ द विजिबल कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो आइरस है वो विजिबल यानी नज़र आने वाला हमारी आंख का हिस्सा है। जो हम किसी की भी आंख को देख लेते हैं ना, जैसे कहेंगे इसकी आंख ब्राउन है, इसकी ब्लैक है, इसकी ग्रीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो हमें हमारी आंख का लेंस नज़र आ रहा होता है ना, उससे कहते हैं आइरस। The iris is the visible color part of the eye and extends anteriorly from the ciliary body. Ciliary body से अंदरूनी तक, अंदर तक ये फैला होता है, lying behind the cornea, cornea के बिल्कुल पीछे, in front of the lens, ठीक है। It divides the anterior segment of the eye into anterior and posterior chambers, यानी ये बाहर की तरफ भी नज़र आता है, एक तो ये इसकी लेयर है, ये टिश्यू है जो हमें बाहर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी और टिश्यूज लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। विच कॉन्टेन्स एक्वस फ्लूइड, जिसमें क्या मौजूद होता है, एक्वस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सिलरली बॉडी, जो कि सिलरली बॉडी से सिक्रीट होता है। यहाँ पर भी एमसीक्यूज बन रहा है कि इसमें कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, एक्वस फ्लूइड, सिक्रीट किससे होता है, सिलरली बॉडी से, ठीक है। फिर आ जाता है मेन लेंस। द लेंस इज द हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स बॉडी, जो लेंस है ना ये हाईली इलास्टिक यानी ये बहुत ज़्यादा लचकदार है, और बाई कॉन्वेक्स बॉडी, ठीक है। लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपल, प्यूपल भी जो कि एक लेयर है हमारी आई के, उसके बिल्कुल पीछे पाया जाता है। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले कहा ना कि जो हमारी आई है, आपको इसके जो पार्ट्स हैं ना इसको याद करना होगा। जब आप उसे फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा आइरस है, ये कॉर्निया, ये है, इसके बाद ये है, तो तब ये चीज़ें आपको समझने में, याद करने में ज़्यादा इजी होगी। फिर है द लेंस बेंड्स लाइट्स रेज रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई, द नेरियर इज द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड द थिकर द लेंस बिकम्स टू अलाउ फोकसिंग, इन लेंस के थ्रू हम फोकस कर सकते हैं चीज़ को, यानी देखने में। ये भी इसके पार्ट्स हैं। ये जो हमारी आई के ऊपर एक और डबल लेयर बन रही है, इसे कहते हैं आईलिड। उसके बाद अंदर की तरफ जो एक राउंड किस्म का आपको नज़र आ रहा है वो आइरस है, और ये वाइट कलर का स्कैल्ड्रा। फिर ये मुकम्मल तौर पे यानी जो एक हम माइक्रोस्कोप के थ्रू आई को देख सकते हैं वो दिखाया गया है, लेंस, कॉन्जक्टिवा और कॉर्निया, रेटिना। द रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई, जो रेटिना ये आई की मोस्ट इनर यानी बहुत ज़्यादा अंदर पाई जाने वाली एक लेयर है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली डेलिकेट स्ट्रक्चर, ये एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर एंड इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर स्टिमुलेशन बाय लाइट रेज, और इसे लाइट के थ्रू, रोशनी के थ्रू तहरीक मिलती है कि ये वर्क करे, ठीक है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ नर्व सेल बॉडीज़, ये बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एंड देयर एक्सॉन्स के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में भी और इंटर में भी। लाइंग ऑन अ पिगमेंटेड लेयर ऑफ एपिथेलियर विच अटैच टू द कोरोइड, ये पिगमेंटेड लेयर है ऑफ एपिथेलियर सेल्स जो कि अटैच होती है कोरोइड से। नेक्स्ट है रेटिना। टुवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना, रेटिना के अंदरूनी तरफ देयर आर फ्यूर
देन रॉड शेप्ड सेल्स, रेटिना की अंदर की तरफ फ्यूर कॉन और रॉड शेप्ड के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। द रॉड्स एंड कॉन्स कंटेन फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स दैट कन्वर्ट लाइट रेज इनटू नर्व इम्पल्सिस। रॉड्स और कॉन्स के अंदर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसेंसिटिव से मुराद कि जो पिक्चर हमें नज़र आती है जो कि लाइट रेज को कन्वर्ट करती है नर्व इम्पल्सी से। देखो हम देखते हैं, देखने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। द स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व, रेटिना का छोटा हिस्सा जहाँ पे ऑप्टिक नर्व पाई जाती है, लीव्स द आई इज द ऑप्टिक डिस्क, जो कि क्या कहलाती है, जो कि ख़त्म हो रही है ऑप्टिक नर्व से, लीव्स द आई इज द ऑप्टिक डिस्क, वो ऑप्टिक डिस्क है। और ब्लाइंड स्पॉट, और जो एक 3 लेयर्स हैं बाहर की तरफ से हम देखें, और जो बिल्कुल ब्लैक कलर का एक स्पॉट आपको अंदर की तरफ नज़र आएगा उसे क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। इट हैज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं पाए जाते। ये थ्रू देख सकते हैं मैक्यूल, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये फोविया है। हेल्दी रेटिना, ये एक हेल्दी आई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट आगे जाके आपको एक डिसऑर्डर वाली और एक नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ब्लड सप्लाई, द आई इज सप्लाइड विद आर्ट्रियल ब्लड, जो आई है इसे आर्ट्रियल ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है बाय द सीलरली आर्टरीज के थ्रू, यानी आई को ब्लड सप्लाई होता है। एंड द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को भी। वीनस ड्रेनेज इज बाय अ नंबर ऑफ वेन्स, जो वेन्स का ड्रेनेज है यानी ब्लड का फ्लो है वो किसके थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू, इंक्लूडिंग द सेंट्रल रेटिनल वेन, यानी सेंट्रल वेन भी जो है इसमें इंक्लूड है, विच इवेंचुअली एम्प्टी इनटू अ डीप वेनस साइनस, जो कि डीप वेनस साइनसिस पे ख़त्म होती है। द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी and vein are encased in the optic nerve and trick the eye at the optic disc. नेक्स्ट हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। लाइट वेव्स थ्रू एट अ स्पीड ऑफ, जो एक लाइट की स्पीड है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 186,000 माइल्स, ठीक है। किलोमीटर्स में भी आपने इसे अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, पर सेकंड में, ठीक है। ये जो इसकी कैलकुलेशन है आपने इसे याद रखना है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द आईज बाय ऑब्जेक्ट्स विद इन द फ्लूइड ऑफ विजन, जो लाइट का रिफ्लेक्ट होना है ये किसके थ्रू होता है, विजन, यानी ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ विजन। लाइट, white light is a combination of all the colors of the visual spectrum rainbow, जो एक वाइट कलर का देखने की सलाहियत है वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी कलर्स का। एग्जांपल रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये दोनों कलर्स आपको पता होंगे ना स्टूडेंट्स, जो एक डार्क पर्पल होता है और एक लाइट पर्पल होता है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, अगर नहीं पता तो आपके सामने आ जाएंगे ये दोनों कलर। फिजियोलॉजी ऑफ साइट, दिस रेंज ऑफ कलर इस ए स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, ये एक विजिबल लाइट की रेंज है। इन अ रेनबो वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज ब्रोकन अप बाय raindrops which act as prisms and reflectors. Extraocular muscles of the eye, extraocular muscles जो हैं आई के, ये आप याद रखिएगा। medial rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, superior oblique, inferior oblique, ठीक है। ये 6 हैं, इनसे 6 को आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। असेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई, आई के जो असेसरीज ऑर्गन्स है, आईब्रोज, यानी आई के साथ और भी इसके जो पार्ट हैं उनमें क्या क्या है, आईब्रोज हैं। हमारे आईलिड्स, आईलिड्स यानी आँख के ऊपर ये जो डबल शेड बन जाता है इसे कहते हैं आईलिड्स। एंड आई लैशेस, यानी ये जो हमारी पलकें हैं। लैक्रिमल अपरेटस, लैक्रिमल अपरेटस कहाँ मुश्तमिल होता है, हमारे आईब्रो और ये आई के दरमियान, यानी
जो हमारी पलकें हैं इससे ऊपर, ये दरमियान वाला हिस्सा आगे जाके हम डायग्राम में भी देखेंगे। टर्मिनोलॉजी ओडी यानी ओक्यूलस डेक्स्टर राइट आई, ओएस ओक्यूलस सिंस्टर लेफ्ट आई, ओयू ओक्यूलस यूट्रिक्यू बोथ साइड्स, हाइपरोपिया फार साइडेडनेस यानी हाइपरोपिया किसे कहेंगे, दूर की नज़र को। ये टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपने खुद से याद करनी है फिंगर टिप्स पे। इनसे एक दो नहीं तो एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने अच्छे नंबरों में पास होना है, अच्छे तरीक़ों से चीज़ों को समझना है, वो बच्चे इन सब चीज़ों को याद करेंगे। अंडरस्टैंड। फिर है मायोटिक यानी मेडिकेशन डैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल। ये वो मेडिकेशन है जो कि कॉज है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इसकी वजह से होती है। माइड्रेटिक मेडिकेशन डैट डायलेट्स द प्यूपल, जो कि प्यूपल को डायलेट्स करता है। फिर ये टर्मिनोलॉजी है मायोपिया नियर साइटेडनेस यानी दूर की नज़र का वीक होना। पहले हमने ये करीब की नज़र है, पहले हमने दूर की नज़र के बारे में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जो है यहाँ पे किधर गया, ये हाइपरोपिया फार साइटेडनेस, और ये है मायोपिया नियर साइटेडनेस यानी करीब की नज़र का वीक होना। एनक्यूलिएशन इज़ द रिमूवल ऑफ इंटायर आई बॉल, इंटायर जो कि हमारी पूरी की पूरी आई बॉल है, यानी एक ये स्कैल्ड्रा के अंदर यानी वाइट के बाद जो हमारा ब्लैक कलर का 2-3 टिश्यूज़ बन के आई बन रही है, वो होती ही नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशरेशन इज द रिमूवल ऑफ द आई बॉल, यानी आई बॉल भी नहीं है, सराउंडिंग टिश्यूज़ एंड बॉन्ड, और उसके साइड के टिश्यूज़ और जो बॉन्ड्स है वो भी मौजूद नहीं होते। ये टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स आपने याद करनी है याद से। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द आई चेक करने के लिए, यानी हमारी नज़र को चेक करने के लिए जो डायग्नोस टेस्ट किए जाएंगे उनमें क्या है, फ्लूकोरेसेंट एंजियोग्राफी, अ डिटेल इमेजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑक्यूलर सर्कुलेशन, जो कि एक मुकम्मल तस्वीर है और रिकॉर्डिंग है ऑक्यूलर बाय अ सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डाई, ठीक है। स्लाइड लैम्प, अ स्लाइड लैम्प अलाउज एग्जामिनेशन of the anterior ocular structures and under microscopic magnification। इस टेस्ट में माइक्रोस्कोप के अंदर जो आई है इसका डीप मुशाहिदा किया जाता है। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द आई, मजीद डायग्नोस्टिक टेस्ट है कॉर्नियल स्टेनिंग, अ टॉपिकल डाई is instilled into the conjunctival sac to outline irregularities of the corneal surface that are not easily visible। conjunctival sac यानी sac से मुराद जो इसकी अंदर की लेयर्स हैं वो रेगुलर हैं कि नहीं, ये इस टेस्ट के थ्रू देखा जाता है। टोनोमेट्री, द टेस्ट इज यूज primarily to assess for an increase of intraocular pressure and potential glaucoma। टोनोमेट्री में टेस्ट किया जाता है कि इसका हमारी आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज है या नहीं है, और पोटेंशियल ग्लूकोमा को भी देखा जाता है। कैटारेक्ट, अब कैटारेक्ट ये भी क्या है, एक डिजीज़ है। इसमें क्या है, अ कैटारेक्ट इज़ एन ओपेसिटी ऑफ द लेंस। कैटारेक्ट आंखों की वो सलाहियत है डैट डिस्टॉर्ट्स द इमेज प्रोजेक्टेड ऑन टू रेटिना, जो कि रेटिना पे जाके पिक्चर बनती है, एंड डैट कैन प्रोग्रेस टू ब्लाइंडनेस, जिससे ये देखें इस आंख में देखें, इसमें वो जो 3 लेयर्स हैं यानी वो मौजूद ही नहीं है, ये ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर है। कॉजेज़, एजिंग यानी उम्र का ज़्यादा बढ़ जाना, सिनाइल कैटरैक्ट्स, ओवर टाइम द लेंस स्टार्ट्स टू लूज इट्स ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा जब उम्र हो जाती है तो इसमें जो लेंस है ये अपनी कैपेसिटी देखने की जो सलाहियत है उसे खो देता है, एंड प्रोटीन स्टार्ट टू स्टिक टुगेदर ऑन द लेंस, जो प्रोटीन है वो लेंस के ऊपर स्टिक हो जाती है, ठीक है। एंड ओवर टाइम द लेंस बिकम्स क्लाउडी, और जब
प्रोटीन जम यानी स्टिक हो जाता है, जम जाता है, तो उससे क्या होता है कि लेंस क्लाउडी नज़र आता है, जो कि हमने पहले भी देखा। कॉन्जेनाइटल बॉर्न विद द कैटरेक्ट, कॉन्जेनाइटल यानी पैदाइशी बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। ट्रोमा टू द आई समटाइम एक्सीडेंट से भी हो सकता है। डिजीज प्रोसेस डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। एंड प्रोटेक्टेड आई एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर सनलाइट से आपकी आंखों का बहुत ज़्यादा आमना सामना हुआ है तो ये भी हो सकता है। मेडिकेशंस इसमें क्या इस्तेमाल होंगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। लाइफस्टाइल भी इस पे असरअंदाज हो सकता है। लाइफस्टाइल, स्मोकर्स, अल्कोहल कंजप्शन एंड फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर ये सब चीज़ें हैं हमारी फैमिली में, आपकी फैमिली में किसी की नज़र वीक है, मदर की, फादर की, दादा की, नाना की, तो ऐसा भी है कि ऑफ स्प्रिंग्स में ये चीज़ें मुश्तमिल हो सकती हैं। इस वजह से भी आइज़ क्या हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। ये लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि कुछ लोग बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी, लैपटॉप्स, अब तो बहुत ज़्यादा एसेसरीज आ चुकी हैं, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनकी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। डिसऑर्डर्स ऑफ द आई असेसमेंट, ब्लर्ड विजन एंड डिक्रीज्ड कलर परसेप्शन आर इजीली साइंस, यानी चीज़ों का धुंधला नज़र आना और कलर्स का पहचान, इजीली ना पहचानना, ये एक मेजर और बहुत जल्दी आई का जो वीक होने का साइन है ये है। लूज ऑफ विजन एक ग्रेजुअली, मुकम्मल तौर पे समटाइम नज़र आना बंद हो जाता है। टूल्स यूज टू डायग्नोज कैटरेक्ट्स, वो टूल्स जो कैटरेक्ट्स यानी आई का टेस्ट के लिए यूज़ होंगे वो है विजुअल एक्यूस्टी टेस्ट विद स्नेलन चार्ट। एक स्नेलन चार्ट होता है जो कि जिसके थ्रू मुशाहिदा किया जाता है, आगे जाके वो आपको नज़र भी आएगा। स्लाइट लैम्प हेल्प्स एनलार्ज डिफरेंट एरियाज ऑफ द आई बॉल, स्लाइट लैम्प में आई बॉल के अंदर, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक मुशाहिदा है, ठीक है, इसमें आई बॉल को मुकम्मल तौर पर बड़ा करके देखा जाता है। द डॉक्टर टू सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई फॉर एवल्यूएशन लाइक द कॉर्निया, लेंस, आइरिस एक्सेट्रा, जो कि हमने इसकी पहले लेयर्स को पढ़ा है। इस माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर जो है डॉक्टर जो है आई को बढ़ा करके यानी उसे मुकम्मल तौर पर उसकी एसेसरीज़ को देखता है कि ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये सब टिश्यूज़ मौजूद हैं कि नहीं, आया किस वजह से आई साइट जो है वो वीक हो रही है, या फिर कोई पीछे से ही बीमारी तो नहीं, यानी कोई ऐसा टिश्यू है जो मौजूद ही नहीं है। डायलेशन ऑफ द प्यूपल्स, डायलेट यानी प्यूपल्स को डायलेट करता है टू असेस द ऑप्टिक नर्व विद एन ऑप्थेल्मोस्कोप, ये इस ऑप्थेल्मास्कोप यानी इस स्कोप का नाम भी आपने याद करना है, ठीक है, प्यूपल्स को असेस करता है ऑप्थेल्मास्कोप के थ्रू। कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग द कैटरेक्ट until the progress to a point where the patient cannot perform normal activities। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि पेशेंट की एक्टिविटीज़ को चेक करें कि वो नॉर्मल परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। रेगुलर आई चेकअप्स एंड चेंजिंग आई ग्लासेस परसेप्शन, यानी मुकम्मल तौर पर रेगुलर आई चेकअप करवाना डॉक्टर से, और वक्त के साथ उसकी आई का जो नंबर है वो भी चेंज होते रहते हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ठीक है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन, प्रोटेक्टिंग आइज़ फ्रॉम सनरेज, पेशेंट को ये गाइड करेंगे कि वो आइज़ को सनरेज से महफूज रखें। मैग्नीफाई आइटम्स फॉर बेटर व्यूज़ एंड एडिंग मोर लाइट्स। सर्जरी, रिमूव द क्लॉडी लेंस एंड रिप्लेस इट विद एन इंट्राओक्यूलर लेंस, यानी जब हमने पीछे पढ़ा है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाती है, स्टिक हो जाती है, तो जो पूरा आई का बॉल है यानी जो लेंस है वो वाइट हो जाता है। तो इस सर्जरी में डॉक्टर क्या करते हैं, उसे हेल्दी लेंस के साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। फैको मैनिफेस्टेशन, टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन दैट इज परफॉर्म टू रिमूव द क्लाउडी लेंस बाय ब्रेकिंग it up with sound waves. The old lens is removed and a new lens called an intraocular lens is placed in the eye, जो कि मैंने पहले भी बता दी कि अनहेल्दी
लेंस को यानी जो कि नकारा हो चुका है, बेकार हो चुका है, काम नहीं कर रहा, उसे निकाल के एक हेल्दी लेंस के साथ तब्दील कर दे देंगे। उस लेंस का नाम क्या है? इंट्रा ओक्यूलर लेंस। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। दिस लेंस विल स्टे इन द आई परमानेंटली एंड इज द आईज न्यू लेंस। अब ये जो ये जो लेंस आई के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये ताहयात जब तक वो पर्सन है वो परमानेंटली उसके अंदर रहेगा और ये आँख का नया लेंस कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन करेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। सर्जरी इंटरवेंशंस, वो एहतियात जो सर्जरी में करेंगे बिफोर वन आई इज़ ट्रीटेड एट अ टाइम एंड अदर आई विल बी ट्रीटेड एट एन अदर टाइम। एक वक्त पर एक आंख को ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद कोई दूसरी आंख को डील किया जाएगा, यानी ट्रीट किया जाएगा। एनपीओ, आई ड्रॉप्स बिफोर द सर्जरी। Some surgeons require the patient start installing the eye drops 3 days before the procedures. कुछ आई ड्रॉप्स बिफोर सर्जरी, कुछ आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ सर्जन्स 3 दिन पहले इस्तेमाल करवाना शुरू करते हैं। अपनी अपनी टाइमिंग्स, मतलब कि पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक इनके डेज ठहराए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। की एजुकेशन पॉइंट फॉर द पेशेंट, instill in the eye that is having surgery, educate about waiting 3 to 5 minutes before instilling the other type of eye drop। एक और किस्म के आई ड्रॉप को बिफोर यानी आई के अंदर डालने के लिए 3 से 5 मिनट वेट करें। मेडिकेशन सो इट गिव्स द इनफ आई टाइम टू अब्जॉर्व द फर्स्ट मेडिकेशन, ताकि फर्स्ट जो समटाइम जो डॉक्टर्स हैं ना, वो 2 किस्म के या 3 किस्म के आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं कि ये आपने यूज़ करना है। लेट्स सपोज 2 दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला डालेंगे, उसके डालने के बाद 3 से 5 मिनट या 10 मिनट, 3 से 5 मिनट्स यहाँ पे टाइम लिखा है, ठीक है। वेट करेंगे ताकि वो अपना असर छोड़ दे, उसके बाद जो है दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है। हर चीज़ में एहतियात यानी मिकदार होना ज़रूरी है। Demonstrate how to instill the eye drop in the conjunctival sac of the eye। यानी पेशेंट को ये गाइड करना है कि वो ड्रॉप्स को कैसे किस पोजीशन में डाले, ठीक है। आफ्टर सर्जरी, अब सर्जरी वो सर्जरी से पहले था, अब ये बिफोर आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद क्या एहतियात करेंगे। पोजीशन ऑन नॉन सर्जिकल साइड, आई शील्ड worn after सर्जरी पर सर्जन रिकमेंडेशन एंड व्हेन रिमूव्ड वेयर ग्लासेस थ्रू आउट द डे। ये पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है कि सर्जरी के कितने टाइम बाद और कब कब वो ग्लासेस उतार सकते हैं। वाइल स्लीपिंग और नैपिंग वेयर द आई शील्ड टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम रबिंग और ट्रॉमा। सोने के वक्त कब वो ग्लासेस को उतार सकते हैं जिससे बचा जा सकते कि पेशेंट अपने आई को ज़्यादा रब ना करे या उससे कोई नुकसान ना पहुंच सके। आई ड्रॉप्स नीडेड, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यूज़ क्लीन हैंड्स। यानी आई ड्रॉप्स भी सर्जरी के बाद रिकमेंड किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी कोई ऐसा वायरस ना हो, यानी एलर्जी से बचने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कोई सूजन नहीं हो, इन्फ्लेमेशन नहीं हो, ठीक है। और पेशेंट को भी गाइड करना है। यूज़ क्लीन हैंड्स यानी साफ़ सुथरे हाथ अपनी आंखों को लगाएं अगर कभी भी वो पहुंचने के लिए या सम टाइम लाइट हारिश हो रही होती है उसके लिए। रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज़ दैट कुड इंक्रीज आई प्रेशर, उन सब एक्टिविटीज़ से उन्हें उन सब एक्टिविटीज़ को करने से मना करेंगे जिससे आँख के ऊपर बोझ पड़ेगा, ठीक है। हैवी लिफ्टिंग यानी बहुत ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं उठाएं जिससे आँख के ऊपर प्रेशर पड़े। रनिंग यानी दौड़ना। कफिंग खांसना। बेंडिंग नीचे झुकना। स्विमिंग आपको पता है। कैन वॉच टीवी एज डिज़ायर्ड, वो टीवी देख सकते हैं लेकिन एज डिज़ायर्ड अगर ज़रूरत हो तो, या फिर उस मुताबिक जिसमें डॉक्टर गाइड करेगा आया उसने स्क्रीन को देखना है कि नहीं। पेन शुड भी मिनिमल, यानी मिनिमल पेन हो सकती है और इसमें क्या यूज़ करेंगे, एसिटामिनोफेन इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो।
नॉर्मल ईचिंग, डोंट रब एंड बर्निश नॉर्मल फॉर अ फ्यू डे। अगर ईचिंग हो तो एहतियात करें खारिश करने से कुछ दिनों में। ब्लरनेस यानी ब्लर और ईचिंग जो है वो तो होगी डेफिनेटली कुछ देर के लिए। अब नॉर्मल नोटिफाई वेयर पेन और फर्दर डिक्रीज इन विजन, ये बात पेशेंट को गाइड करें कि वो नोट करे कि उसे अगर स्वेयर पेन हो रही है या नज़र फिर भी नहीं कुछ आ रहा, नज़र डिक्रीज़ हो गई यानी और अगर लाइट देखने की सलाहियत कम हो गई है या लाइट फ्लैशेस और फ्लॉट्स कुड इंडिकेट रेटिनल डिटैचमेंट, फ्लोरेंट ड्रेनेज, एक्सेसिव रेडनेस और फीवर। अगर ये सब चीज़ें लाहक हो रही हैं निशानात, साइंस एंड सिम्टम्स यानी मैनिफेस्टेशंस, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या है? एक डिजीज़ है आइज़ की, ठीक है। ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व। ग्लूकोमा आई कंडीशंस एक ग्रुप है, डिसऑर्डर है जो कि ऑप्टिक नर्व को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, लीडिंग टू विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। इसमें देखने की सलाहियत कम हो जाती है और मुकम्मल तौर पर पेशेंट ब्लाइंड भी हो जाता है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एलिवेटेड इंट्राक्यूलर प्रेशर। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि एलिवेटेड इंट्राक्यूलर प्रेशर जो है ना बढ़ जाता है। बट नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा ऑल्सो एग्जिस्ट। बट नॉर्मल जो है ना ये टेंशन की वजह से होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको नॉर्मल और एक जो अफेक्टेड आई बॉल है उसकी डायाफ्राम दिखाई जाएगी। तो देखें इस तरफ नॉर्मल ड्रेनिंग चैनल और दूसरी तरफ ब्लॉक ड्रेनिंग चैनल, ग्लूकोमा, ठीक है। इस डिजीज़ में ये होगा विट्रस कैविटी यानी ऑप्टिक नर्व और यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की टाइप्स हैं। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कि बहुत आम किस्म है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन यानी मुकम्मल तौर पर नज़र का खो जाना। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा सडन वन सेट और मेडिकल इमरजेंसी यानी इमरजेंसी वाली ये कंडीशन है। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व डैमेज डेस्पाइट नॉर्मल, ये मतलब कि नॉर्मल किस्म का ग्लूकोमा है। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा है, दूसरा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है। असेसमेंट क्या करेंगे? अर्ली साइंस इंक्लूड डायमेंशन, अकोमोडेशन एंड इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। Primary open angle glaucoma painless and vision changes are also slow, results in tunnel vision, इसमें पेन नहीं हो सकती और विजन चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा क्या होगा? ब्लड विजन यानी धुंधला नजर आएगा, हेलोज अराउंड लाइट्स, अजीब चीज़ें नजर आएंगी, एंड ऑक्यूलर एरिथमा। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे? टोनोमेट्री, द टेस्ट इज यूज प्राइमरी टू असेस फॉर एन इंक्रीज ऑफ इंट्राक्यूलर प्रेशर एंड पोटेंशियल ग्लूकोमा। इस ट्यूब के थ्रू देखा जाता है कि इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ा तो नहीं कहीं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? टॉपिकल मेडिकेशंस टू लोअर इंट्राक्यूलर प्रेशर, इसमें कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स, प्रोस्टैंडिन एनालॉग्स, अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है। ओरल मेडिकेशंस भी इसमें शामिल है, मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन सम केसेस। लेज़र थेरेपी, लेज़र ट्रैब्यूक्युलोप्लास्टी टू इम्प्रूव ड्रेनेज, यानी ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए लेज़र थेरेपी यूज़ करेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशंस में क्या है? स्टैपिलोप्लेक्टोमी, शंट इम्प्लांटेशन इन स्फीयर केसेस। Interventions for acute angle closure glaucoma, treat acute angle closure glaucoma as a medical emergency, administer medication as prescribed to lower intraocular pressure, prepare the client for peripheral iridectomy, which allows aqueous humor to flow from the posterior to the anterior chamber. Interventions for the client with glaucoma, instruct the client on the importance of medication to construct the pupils, mitotic and decrease the production of aqueous humor, and to decrease the production of aqueous humor and intraocular pressure. Instruct the client of the need for long life medication use. Instruct the client to wear a medic alert
ब्रेसलेट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशंस, ये सब चीज़ें आपने इंस्ट्रक्ट करनी है पेशेंट को। रेटिनल डिटैचमेंट में क्या है? डिटैचमेंट और सेपरेशन ऑफ द रेटिना फ्रॉम द एपिथेलियल, रेटिना जो एपिथेलियर लेयर से लैदा हो जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट अकर्स व्हेन द लेयर्स ऑफ द रेटिना सेपरेट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड बिटवीन देम एंड व्हेन both retinal layers elevate away from the choroid as a result of tumor। इसके अंदर रेटिनल अटैचमेंट्स में क्या होता है? लेयर्स ऑफ द रेटिना सेपरेट हो जाती है, किस वजह से? जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। व्हेन बोथ रेटिनल लेयर्स, जिसमें रेटिनल लेयर्स दोनों एलिवेट हो जाती हैं, एलिवेट अवे, एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं फ्रॉम द कोरोइड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्यूमर की वजह से। फिर है रेटिनल डिटैचमेंट असेसमेंट, फ्लैशेस ऑफ लाइट, फ्लोटर्स और ब्लैक स्पॉट, साइंस ऑफ ब्लीडिंग, इंक्रीज और ब्लर विजन, सेंस ऑफ कर्टिंग बीइंग ड्रॉन ओवर द आई, लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ विजुअल फील्ड, पेनलेस लॉस ऑफ सेंट्रल और पेरिफेरल विजन। ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट है, इसमें क्या? इमीडिएट इंटरवेंशन, प्रोवाइड बेड रेस्ट, बेस्ट रेस्ट देंगे भाई। कवर बोथ आइज विद पैचेस आर प्रेस्क्राइब टू प्रिवेंट फर्दर डिटैचमेंट, आई बॉल्स को आई पैचेस से प्रेस्क्राइब करेंगे। स्पीक टू क्लाइंट बिफोर अप्रोचिंग, कुछ भी करने से पहले उसे अप्रोच करना पड़ेगा पेशेंट को। पोजीशन द क्लाइंट्स हेड एज प्रेस्क्राइब, जैसा उसे डॉक्टर कहा जाए उसके हेड की पोजीशन वैसी होनी चाहिए। डिटेक्ट प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट करेंगे कहीं से कुछ हो ना जाए। अवॉइड जर्की हेड मूवमेंट्स, मिनिमाइज आई स्ट्रेस, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर एज प्रेस्क्राइब्ड, जैसा प्रेस्क्राइब किया जाए वैसे वैसे पेशेंट को हम तैयार करेंगे। फिर है रेटिनल डिटैचमेंट सर्जिकल प्रोसीजर, ड्रेनेज fluid from the subretinal space so that the retina can return to the normal position, cleaning retinal breakers by क्रिप्टोसर्जरी, ये MCQs है। Psychosurgery, a cold probe applied to the sclera to stimulate an inflammatory response leading to the adhesions। Retinal attachment में surgical procedure, डाइटरी में द यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रोड नीडल यूज़ करेंगे एंड हीट थ्रू द स्कैलरा टू स्टिमुलेट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये सब इलेक्ट्रोड्स नीडल के थ्रू और हीट अप्लाई करेंगे स्कैलरा को, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने के लिए। लेज़र थेरेपी किस लिए होगी? टू स्टिमुलेट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड सील स्मॉल रेटिनल टेयर्स बिफोर द डिटैचमेंट अकर्स, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो और स्मॉल रेटिनल टेयर्स नहीं आए। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन यानी ऑपरेशन से पहले क्या इंटरवेंशन की जाएंगी? मेंटेन आई पैचेस एज प्रेस्क्राइब, मॉनिटर फॉर हेमरेज के लिए मॉनिटर करेंगे। प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, मॉनिटर फॉर रेस्टलेसनेस विच कैन कॉज हेमरेज। नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। मॉनिटर फॉर सडन शार्प आई पेन, नोटिफाई द फिजिशियन। Deterioration of the macula, the area of central vision, can be atrophic, age-related, dry or exudative wet. Assessment, a client is central vision, blur vision and distortion. Intervention फिर आ गई है। Initiate strategies to assessing maximizing remaining vision and maintaining dependence. Laser therapy, फोटोडायनेमिक थेरेपी और अदर थेरेपीज में भी प्रेस्क्राइब टू सील द लीकेज ब्लड वेसल्स और नियर द मैक्यूला। जब ब्लड वेसल्स की लीकेज होती है तो उसके लिए जो स्पेयर किस्म की यानी मेडिकेशंस यूज़ करने के बाद अगर आई साइट को सही तरीके से उस पर काबू नहीं पाया जा रहा तो फिर इस वजह से जो सर्जरीज़ हैं वो की जाती हैं, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स बिल्कुल अपना काम छोड़ जाती हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट आई ट्यूमर इन अडल्ट्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो अडल्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि किन में पाया जाता है, तो आपने याद रखना है ये अडल्ट्स में पाया जाता है। ट्यूमर यूजली फाउंड इन द यूवियल ट्रैक के अंदर ट्यूमर हो सकता है एंड कैन स्प्रेड इजीली बिकॉज ऑफ द रिच ब्लड सप्लाई। बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से ये
इजीली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मुंतकिल हो सकता है। ब्लरिंग असेसमेंट करेंगे। ब्लरिंग ऑफ विजन अकर्स, इंक्रीज इंट्राक्यूलर प्रेशर, चेंज ऑफ आइरिस कलर। इंटरवेंशन है इनक्यूलेशन, द एंटायर आई बॉल इज रिमूव्ड सर्जिकली एंड अ बॉल implant is inserted to provide a base for a socket prosthesis. Radiation is given by radioactive plaque that is sutured to the sclera. Eye constrictions, bleeding into the soft tissue as a result of an injury. A constriction causes a black eye. The discoloration disappears in about 10 days. Pain, photopia, edema, and diplopia may occur. Intervention: place ice on the eye immediately. Instruct the client to receive a thorough eye examination. स्टूडेंट्स, ये आप ब्लैक पेराइटस, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन का हो जाती है, जो हमारे अपर वाले आईलेड होते हैं इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। ब्लैक पेराइटस ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलेड मार्जिन्स इन्वॉल्विंग द हेयर फॉलिकल्स एंड ग्लैंड्स। हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स के अंदर क्या होती है, सूजन हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन। इटियोलॉजी देखेंगे। बैक्टीरियल कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस एयूरियास, सीबीरोकी और मेनोमियन gland dysfunction. Clinical manifestations are red swollen eyelids, crushing and scalding at the base of eyelashes, itching or burning sensation. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखेंगे, ये सबसे पहले इटियोलॉजी यानी वजह जो है ना, इसके अंदर बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस एरियोरस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीबोशियस और मैबोमिनेंट ग्लैड जो है डाइस फंक्शन, वो अपना फंक्शन करना छोड़ जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखेंगे, अगर रेड आई के ऊपर रेड हुआ है, स्वेल हुआ है, आईलेड रेड हुई है और सूजन हुई है, क्रशिंग एंड स्केलिंग द बेस ऑफ, सख्त हिस्सा हो गया आई लैशेस का, उसे खारिश हो रही है और बर्निंग हो रही है, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो ये आपने देख लेना कि ये ब्लेफराइटिस डिजीज़ है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, वार्म कंप्रेशन देंगे, एलिवेट सिम्टम्स ताकि सिम्टम्स कम हो सके। आईलाइट हाइजीन विद जेंटल क्लीनिंग, आइल्स को अच्छे तरीके से हाइजीन करेंगे यानी जर्म से फ्री करेंगे। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर प्रेस्क्राइब्ड, एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। एजुकेट ऑन गुड हाइजीन प्रैक्टिस, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो हाइजीन का ख्याल रखें। फिर है हॉर्डिलम स्टाइप, यानी ये भी डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द सिबेशियस ग्लैंड एट द बेस ऑफ द आईलैश, यानी बेस में जो सिबेशियस ग्लैंड है यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। अब इटियोलॉजी, ये भी जो बैक्टीरिया इसका नाम आपने याद रखना है, स्टेफिलोकोकस एरियोरा इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखेंगे, पेन होगा पेशेंट को, रेडनेस होगी और स्वेलिंग होगी। इंफॉर्मेशन ऑफ पस फिल्ड बम्प, यानी एक दाना बना होगा जिसमें पस भरी होगी ऑन द आईलिड, आईलिड के ऊपर। टेंडरनेस टू टच, अगर टच करने पर यह बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में वार्म कंप्रेसिस टू प्रोमोट ड्रेनेज, वार्म कंप्रेशन देंगे, ठीक है। वाटर वार्म कंप्रेशन का आपने पढ़ा होगा। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और ऑइंटमेंट्स एज प्रेस्क्राइब, डॉक्टर के कहे के मुताबिक एंटीबायोटिक्स और ऑइंटमेंट्स एडमिनिस्टर करेंगे। अवॉइड स्क्वीजिंग और पॉपिंग द स्टाइल, ठीक है। एनकरेज गुड हैंड हाइजीन, वही चीज़ें। कैटालिजन अ पेनलेस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल, इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल बन जाता है। और सिस्ट इन द मेब्यूमियन ग्लैंड, इटियोलॉजी ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द मेब्यूमियन ग्लैंड डक्ट। मैनिफेस्टेशंस है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पेनलेस लंप ऑन द आई, इसमें जो लंप बना होगा वो पेनलेस होगा। माइल्ड रेडनेस, थोड़ी बहुत रेडनेस होगी और स्वेलिंग भी थोड़ी बहुत होगी। मे कॉज ब्लड विजन और इफ़ लार्ज, अगर वो बड़ा होगा तो पेशेंट को देखने में मुश्किल हो रही होगी। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, वार्म कंप्रेशन देंगे टू प्रोमोट ड्रेनिंग, ताकि जो सैग बना हुआ, एक लंप बना हुआ है, वो बह जाए। टॉपिकल स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। सर्जिकल ड्रेनेज फॉर परसिस्टेंट केसेस, कुछ केसेस में सर्जिकल ड्रेनेज भी हो सकता है, यानी सर्जरी के थ्रू भी रिमूव किया जा सकता है। एजुकेशन ऑन लिड हाइजीन, फिर वही बात कि हाइजीन का पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो ख्याल रखे। ये दोनों चीज़ें आएंगी। कैलिजन व स्टाइल,
ठीक है। अब कैलिसन में क्या होगा, ब्लॉक मैब्यूमिन ग्लैंड, यहाँ पे वो अपर वाली साइड में यहाँ पे लंप बना हुआ है, और स्टाई में नीचे वाले आईलिड में बना हुआ है ब्लॉक ऑयल ग्लैंड ऑन एज ऑफ द आई। Tacoma, a chronic contagious form of conjunctivitis caused by Chlamydia trachomatis, ये आपने याद रखना है MCQ